हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक दो दिन आई थिंक कल का ही दिन था, शायद मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी थी ड्यू टू बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है एक्चुअली हेल्थ के रिगार्डिंग, इस वजह से। बट अभी भी वैसे ठीक तो नहीं हूँ, बट क्योंकि प्रॉमिस किया है और आपको जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराना है, और नॉट इवन आपका, एक्चुअली आने वाले इस साल में जो बच्चे एडमिशन लेंगे उन बच्चों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगी ये वीडियो। इस वजह से अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ बच्चों, आप सभी के लिए, और होप्स हो कि आप भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे। तो इस उम्मीद से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और जो हम सब्जेक्ट कर रहे हैं बिजनेस लॉ का चैप्टर करेंगे, नया चैप्टर है आज, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ऑलरेडी आपको पता है कि जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही एक पार्ट था पहले, लेकिन अब ये अलग हो चुका है। चैप्टर बहुत आसान है और इवन इसको करने में मजा भी बहुत आएगा, क्योंकि ये आप रियल लाइफ से आप इसको कनेक्ट करके देख सकते हो। नाम है सेल्स ऑफ गुड्स, तो अभी सी बात है, गुड्स को जो आप बेचोगे उसके रिगार्डिंग क्या क्या एक्ट है, क्या आपको अथॉरिटीज, क्या आपको जो रेमेडीज है वो आपको क्या क्या आपको उनमें सारी चीजें मिलती है, क्या क्या आपके अधिकार है। अगर आपके साथ कोई गलत व्यवहार करता है कोई विक्रेता, कोई सेलर, तो आपके पास क्या क्या उसकी रेमेडीज है, आपके पास क्या अधिकार है और आप किस साथ उसको यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आएगा बच्चों इसमें वो आएगा कि वस्तु विक्रय अनुबंध से आप क्या समझते हैं, मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का मतलब क्या है। और फिर हमें ये बताया जाएगा पूछा जाएगा कि विक्रय और विक्रय के ठहराव, मतलब सेल्स और एग्रीमेंट टू सेल, इसके बीच में डिफरेंस क्या है। देखो, सेल करना मैं अभी आपको सिंपली बता देता हूँ, फिर हम इसको देखेंगे बुक के अंदर कि हमें क्या आंसर गिवन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके ऑलमोस्ट अराउंड अगर मैं कहूँ तो 7 कुछ क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में रखेंगे। बाकी क्वेश्चंस जस्ट रीड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, गारंटी तो किसी बात की नहीं होगी कि ये एग्जाम में आ सकता है, ये एग्जाम में नहीं आ सकता, ये कंफर्म आएगा, ये नहीं बोल सकता कोई भी। इवन जो टीचर पेपर बना रहा है वो भी नहीं बताएगा किसी को कि मैं कौन सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, राइट। तो इस बात को समझो। दूसरी बात ये है कि बच्चों पढ़ना जरूरी इसलिए होता है सब कुछ, क्योंकि ये आपकी नॉलेज गेन करता है, आपकी नॉलेज को इंक्रीज करता है। इन फ्यूचर अगर आप किसी से बातचीत करते हो या कोई भी आपसे जो डिबेट करेगा, तो एटलीस्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए उस चीज की। तो पढ़ना सब कुछ होता है, ठीक है, हाँ, लेकिन याद हम उसी को करते हैं, मेहनत उन्हीं क्वेश्चंस पे करते हैं जिनकी बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के। तो क्वेश्चंस को पढ़ने से, आंसर्स को पढ़ने से बेटा डरो मत, पढ़ो सब कुछ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो कुछ 7-8 कुछ क्वेश्चंस है जो इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे। हो सकता है कि शायद इससे कम भी हो, लेकिन बाकी क्वेश्चन जस्ट रीड करो, बस काफी हो जाएगा उसमें। तो पहला जो क्वेश्चन होगा इसमें हमारा, जो अभी मैंने आपको बताया, वस्तु विक्रय अनुबंध, इसका मीनिंग क्या है। सेकेंडली, सेल करने में और एग्रीमेंट टू सेल, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट हमें करना है, ये दोनों किस खेत की मूली है वो हमें देखना होगा बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बुक से कि इसमें लिखा क्या है बच्चे। जैसे अगर आप देख सकते हो कि लिखा है व्हाट इज मीन्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं उसकी डेफिनेशन तुम्हें पता होनी चाहिए, राइट। तो वस्तु विक्रय अनुबंध से आपका मतलब क्या है बच्चे। वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 4 के अनुसार वस्तु विक्रय अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है, वस्तु विक्रय अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसके द्वारा विक्रेता एक निश्चित मूल्य के बदले क्रेता को माल का स्वामित्व हस्तांतरित करता है। सिंपल सा लॉजिक है। आप दुकान पे गए, आपने दुकान वाले को पैसे दिए, उसने आपको सामान दिया, जैसे उसने आपको सामान दिया तो उसने उस सामान का मालिक आपको बना दिया। आप कॉपी लेने गए, आप बुक लेने गए, उसको भी छोड़ो, आप कार लेने गए, चलो बहुत हैवी, हम बहुत अमीर है तो हम कार खरीदेंगे, आप कार लेने गए बेटा, आपने जैसे ही पेमेंट कर दी उसको कैश में, तो कार का मालिक अभी तो वो ऑनर था, वो जो शोरूम वाला था,
लेकिन अब वो ओनर कौन हो गया, आप हो गए। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, जिसके द्वारा विक्रेता एक निश्चित मूल्य के बदले, मतलब मूल्य होना चाहिए वहां पर, कीमत तो होनी चाहिए, कीमत के बदले क्रेता मतलब खरीदार, क्रेता को माल का स्वामित्व हस्तांतरित करता है। तो यहाँ पे दो बातें आपको समझ में आनी चाहिए, एक सेलर जिसको कीमत चाहिए और दूसरा क्रेता जिसको माल जो भी है उसका ऑनरशिप चाहिए। या फिर आगे क्या लिखा है, या फिर हस्तांतरित करने का ठहराव करता है। ठहराव मतलब एग्रीमेंट करता है, समझौता करता है। तो दो चीजें होगी, या तो वो उसी टाइम आपको मालिक बना देगा, या फिर आपके बीच में और उसके बीच में ठहराव हो जाएगा, समझौता हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा कि हम बाद में आपको मालिक बना देंगे, अभी आप पेमेंट कर दो, या अभी आप थोड़ी पेमेंट कर दो, कोई बात नहीं, जैसे आप पूरी पेमेंट कर दोगे तब हम आपको मालिक बना देंगे। तो वही लिखा हुआ है, या हस्तांतरित करने का ठहराव करता है कि मैं हम बाद में मालिक बना देंगे। तो डेफिनेशन बेटा बहुत ही सिंपल है, एक बार फिर से पढ़ेंगे बेटा फ्लो में। वस्तु विक्रय अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसके द्वारा विक्रेता एक निश्चित मूल्य के बदले क्रेता को माल का स्वामित्व हस्तांतरित करता है, या फिर हस्तांतरित करने का ठहराव करता है। ठीक है, उदाहरण में क्या लिखा हुआ है, ए अपनी पुस्तक बी को 100 रुपए में बेचता है। भैया यहाँ पे सेल कर दी, इस स्थिति में पुस्तक का स्वामित्व तुरंत हस्तांतरित हो जाएगा। अगर सामने वाले को आपने पेमेंट कर दी तो ऐसे में उस सामान का मालिक आप उसी टाइम बन जाओगे। ठीक है, अतः यह विक्रय अनुबंध है यदि पुस्तक का स्वामित्व कुछ समय बाद किसी शर्त के पूर्ण होने पर हस्तांतरित होना हो। ठीक है, तो अगर आप उसी समय बेच देते हो, उसी समय आप पेमेंट कर देते हो और उसी समय अगर आप मालिक बन जाते हो उस चीज के, तो उसको हम बोलते हैं विक्रय अनुबंध, जिसे हम बोलते हैं सेल्स ऑफ गुड्स। अगर हम बात करते हैं, या आप कह सकते हो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो वैसे, या फिर अगर स्वामित्व कुछ समय के बाद अगर वो हस्तांतरित करेगा कुछ शर्त के पूरे होने पर। अब शर्त क्या होगी बेटा, शर्त ये हो सकती है कि आप पेमेंट पूरी कर दो तो मैं आपको मालिक बना दूंगा, इससे ज्यादा और क्या शर्त होगी, राइट। तो शर्त पूरे होने पर अगर ऐसा है कि स्वामित्व तब बनेगा जब वो शर्त पूरी हो जाएगी कुछ समय के बाद, तो उसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल, विक्रय का ठहराव। अब एक एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। मैं गया एक ऐसी दुकान पे जहाँ पे वो कंप्यूटर और लैपटॉप में डील करता है, और मैंने उसे कहा कि भाई ये गफा मार्केट कह लो या आप डिस्ट्रिक्ट सेंटर कह लो, मतलब कहीं भी, या नेहरू प्लेस कह लो, कहीं भी कह लो यहाँ पे कंप्यूटर बनते हैं। ठीक है, बड़ी सी मार्केट है वो। अब मैंने उसको कहा कि भाई मुझे ऐसा कंप्यूटर चाहिए जिसमें ये कंपोनेंट हो, अब पैसा जितना मर्जी लगे कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे में क्या हुआ, मैंने अपनी रिक्वायरमेंट बताई है, मैंने कोई पहले से ही बना हुआ कंप्यूटर खरीदने की बात नहीं बोली। यहाँ पे मैंने अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि मुझे ये चाहिए और ये चाहिए इसके अंदर, तो पूरा एक मास्टरपीस मुझे बना के दो। अब ऐसे में उसके मेरे बीच में सेल नहीं हुई है, क्या हुआ है, एग्रीमेंट टू सेल हुआ है। यहाँ पे विक्रय का ठहराव हुआ है हमारे बीच में। क्यों, क्योंकि ना तो मैंने पेमेंट करी पूरी और ना ही उसने मुझे माल दिया अभी तक। तो जब तक मैं मालिक नहीं बन जाता उस सामान का, तब तक हमारे बीच में जो हुआ है उसको हम बोलेंगे एग्रीमेंट टू सेल या विक्रय का ठहराव। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टर की। तो बेटा जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, इसका कैरेक्टर इसकी डेफिनेशन में ही है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो टोटल 5 चीजें हमें बताई हुई है बच्चे, ये 5 चीजें होनी चाहिए। पहला, बायर और सेलर का होना जरूरी है। भाई अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हो या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कर रहे हो तो बच्चे इसके अंदर आपको एक सेलर चाहिए होगा और एक चाहिए होगा बायर। तो 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है, जो यहाँ पे बताया हुआ है। और साथ में सेलर और बायर क्या करेंगे, आपस में कुछ न कुछ गुड्स को बेचने की बात करेंगे। ठीक है, तो गुड्स का होना भी जरूरी है। तीसरा, प्राइस भी होना चाहिए। देखो गुड्स तो क्या कहते हैं बायर को मिल गया, लेकिन सेलर को क्या मिलेगा, प्राइस मिलेगा। ठीक है, तो यहीं से देखो कितना क्लियर हो गया। एक तो बायर और सेलर का होना जरूरी है, फिर बायर के लिए गुड्स का होना जरूरी है और सेलर के लिए प्राइस का होना जरूरी है। ठीक है, और फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। देखो अगर सेलर और बायर अगर आपस में मिलते हैं तो उनका मोटिव होना चाहिए कि जो गुड्स है उसकी ऑनरशिप को हम ट्रांसफर करें, राइट। सेलर अपनी ऑनरशिप को हटा के बायर की ऑनरशिप में डाल देगा उसे कि भैया अब आप इसके मालिक हो गए और आप मुझे पेमेंट कर दो। तो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप भी उसमें होना आवश्यक है।
आगे लिखा है वैध अनुबंध के तत्व होने चाहिए, एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब वहां पे जाके एक बार देख सकते हो पुरानी वीडियोस में कि वैलिड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एलिमेंट क्या क्या है। इसके अंदर जैसे आपको पता है कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए, जो आपका जो क्या कह सकते हैं जो क्षतिपूर्ति है आपका, मतलब बहुत सारे इसमें पॉइंट्स है जो आप वहां पढ़ सकते हो। अगर मैंने आपको यहाँ पे बताना शुरू कर दिया वीडियो लंबी हो जाएगी खामखा में, तो वो बेनिफिट नहीं रहेगा। तो पॉइंट ये है कि जो भी एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो आप वहां पे देख सकते हो उस वीडियो के अंदर। तो ये 5 पॉइंट होने चाहिए विक्रय अनुबंध के कैरेक्टर में, या उसके फीचर्स कह लो, या जो मर्जी अलग अलग टाइप्स इसके नाम होते हैं। ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म है। हाँ, ये अकेला क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन बेटा ये वाला जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा वो हमने पढ़ा है इसका तात्पर्य, इसका मीनिंग, लेकिन अभी हमने ये तो पढ़ा ही नहीं है, तो अभी ये पढ़ लेते हैं। तो इसकी इसके जो डिफरेंशिएट जो हम करेंगे वो पढ़ने से पहले मैं आपको पहले बता देता हूँ कि बेटा विक्रय का मतलब हो गया सेल करना। सेल में क्या होता है, ऑनरशिप उसी टाइम ट्रांसफर कर देते हैं। इसके अंदर क्या हुआ, जैसे मैंने अभी कंप्यूटर का आपका एग्जांपल दिया था, कंप्यूटर के एग्जांपल के अंदर क्या होता है कि आप एक ऑर्डर दे देते हो कि भैया मुझे ऐसी ऐसी चीज चाहिए। अब सामने वाला भी वो उस चीज को पहले बनाएगा, देन उसके बाद वो आपको देगा मतलब आपकी ऑनरशिप ट्रांसफर करेगा। देन उसके बाद आप उसको क्या करोगे, पेमेंट कर दोगे। या ये भी हो सकता है कि आप पहले पेमेंट कर दो और बाद में वो आपको माल दे दे, राइट। तो ऐसी कंडीशन में विक्रय का ठहराव कहलाते हैं, जब एट अ टाइम उसी टाइम अगर पूरी सेटलमेंट ना हो। अब सेटलमेंट या तो उसकी तरफ से रुकेगी या तो आपकी तरफ से रुकेगी। चलिए आप देखते हैं इसकी डिफरेंशिएट, इसमें किस तरह से हम करेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट है, देखो जरा ध्यान से। देखो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब ये जो आधार है ये आप बाद में पढ़ लेना, मैं आपको डायरेक्ट ये आपको पढ़ा के दिखाऊंगा बेटा। क्या लिखा, पहले में लिखा हुआ है इसमें माल का स्वामित्व अनुबंध के समय ही क्रेता को हस्तांतरित हो जाता है। बच्चे इसका मतलब क्या है कि अगर ऑनरशिप की बात करें तो सेल के अंदर उसी टाइम आपको ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे आप बुक लेने गए, आप अगर बेटा बुक लेने गए तो आपने पेमेंट करते के साथ ही आप उस बुक के क्या हो गए, मालिक बन गए। तो सेल में क्या होता है, उसी टाइम तुरंत आप मालिक बन जाते हो। लेकिन इसके अंदर भविष्य में स्थानांतरित करने का प्रॉमिस करता है, तो उसी टाइम नहीं हो पाता। आप पढ़ लेना इसके अंदर बेटा लिखा क्या है, बाकी मेरा काम है आपको ऊपर से बता देना, क्योंकि देखो बेटा अगर मैं पढ़ के बताऊंगा तो टाइम लगेगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है, ओके। आगे लिखा हुआ है बेटा इसका नेचर क्या है, तो बेटा लिखा हुआ है इसे निष्पादित अनुबंध कहा जाता है, इसको एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट 2 टाइप के और होते हैं अलग अलग, एक होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप सारे काम कर चुके हो, मतलब 2 पार्टीज होती है अनुबंध के अंदर, वो आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट में अंदर सामने वाला और इधर वाला। कहने का मतलब ये है एक प्रोमिजर होता है और एक होता है आपका एक्सेप्टेबल। तो जिसने भी ऑफर किया और जिसने भी उसको एक्सेप्ट किया, दोनों पार्टीज में अगर वो अपने अपने जो भी उनकी जो कंडीशंस हैं, जो भी उनकी जो दायित्व हैं, अगर वो पूरे कर देते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की जिसको अभी पूरा किया जाना अभी बाकी है, जिसमें दोनों पार्टीज में से या तो दोनों ने ही अपने काम पूरे नहीं किए या फिर एक ने पूरे किए दूसरे ने नहीं किए, तो उसको हम बोलते हैं निष्पादनीय अनुबंध। मतलब इस पे अभी काम का निष्पादन करना बचा हुआ है, राइट। तो ये 2 पॉइंट इसके हो गए। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है बेटा विक्रेता उस पर मूल्य के लिए बात प्रस्तुत करता। अब देखो इसमें है क्या, देखो लिखा क्या है यहाँ पर पॉइंट, क्रेता द्वारा मूल्य चुकाने में त्रुटि करने पर अगर बायर पैसा ना चुका पाए तो ऐसे में क्या हो सकता है, क्या क्या रेमेडी विक्रेता को मिल सकती है, क्या क्या उसके अधिकार है, वो देखो। अगर आपने सेल कर दी, मान के चलो आप दुकान पे गए, आपने कुछ सामान खरीद लिया और आपने कहा मैं बाद में पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। अब आप पेमेंट करने से मना कर रहे हो, कह रहे मैं पेमेंट नहीं कर सकता, तो ऐसे में वो सेलर क्या करेगा, वो कोर्ट में जाके आपसे वो पैसे लेने के लिए आपके ऊपर केस करेगा कोर्ट में। पैसे लेने के लिए ध्यान रखना, वो अपना सामान वापस नहीं लेगा, वो क्या करेगा, वो आपसे पैसे लेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं एग्रीमेंट टू सेल में, तो वहां पे लिखा हुआ है कि विक्रय केवल हर्जाने के लिए बात प्रस्तुत कर सकता है। हर्जाने का मतलब क्या हुआ, मैंने कंप्यूटर बनवाया, ठीक है, मैंने बाद में मना कर दिया, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, जबकि वो बना चुका है तब तक। तो ऐसे में उसकी जो भी इसमें कॉस्ट लगी है, तो वो उसके लिए वो हर्जाना मांगेगा मुझसे कि भाई मैं जो इतने टाइम से जो मैं परेशान हुआ और मैंने जो भी इसमें पैसा लगाया वो मुझे चाहिए। चाहो तो आप इसको खरीद लो, लेकिन अगर आप नहीं खरीदे तो मुझे इसमें हर्जाना चाहिए, मुझे इसमें कंपनसेशन चाहिए, जो भी मेरे को यहाँ पे पैसा लगा वो सब मुझे आपसे चाहिए होगा। तो यहाँ पे उसकी कीमत नहीं ले सकता, लेकिन ध्यान रखना, ठीक है। जितने में भी हमारी बात है, जैसे मैंने 50,000 का कंप्यूटर बोला
तो पूरे 50,000 नहीं ले सकता। हाँ, जितने से पैसे लगाए उसमें वो उतना जरूर पैसे ले सकता है मुझसे। आगे की बात करते हैं बेटा, लिखा हुआ है माल की हानि होने पर। मान के चलो कि आपने जो सामान खरीदा उसकी हानि हो गई, या वो चुरा के ले गया कोई, या उसमें आग लग गई, या वो खराब हो गया, कुछ भी कह सकते हो आप। उनमें से कोई भी चीज खराब हो गई तो दो कंडीशन है। एक, आपने सेल कर ली, सेल का मतलब आपने उसी टाइम खरीद लिया, अब वो सामान खराब हो गया, तो अब आप क्या करोगे? आप दुकान पे गए, आपने सामान खरीदा, मान के चलो आपने कोई भी एक ऐसी आइटम खरीदी और घर पे जब लेके गए तो देखा वो खराब हो चुकी है। तो ऐसे में अगर सेल होती है तो इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, इसमें माल के होने वाली किसी प्रकार की हानि क्रेता की होगी, ध्यान रखना। तो अगर कोई भी, अब मान के एक एग्जांपल लेते हैं, आप दुकान पे गए, आपने बुक खरीदी और बुक आपने काउंटर पे रख दी और आपने उसको कहा कि भैया मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, या मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, ये बुक थोड़ा संभाल के रखना, ठीक है। अब ऐसे में क्योंकि बुक अब आपकी हो चुकी है, आप पेमेंट कर चुके हो, आपने खरीद ली, अब अगर वो बुक अगर चोरी हो जाती है तो उसमें नुकसान सिर्फ आपका है, दुकानदार का नहीं है। आप दुकानदार को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर दुकानदार को अपने बोला था कि ठीक है भाई आप देख लो इसे, पर ध्यान रखो वो उसकी विश के ऊपर है, वो चाहे तो उसका ध्यान रखे, ना तो ना रखे, उसकी विश की, उसको कंसिडरेशन में तो कुछ नहीं मिल रहा ना। आप उसको ये तो नहीं क्षतिपूर्ति में कुछ दे रहे हो उसको, कि इन रिटर्न कुछ दे रहे हो उसे, नहीं, आपने, वो उसकी विश के ऊपर है कि वो उस पर ध्यान रखे या ना रखे, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे में अगर सेल होती है और ऐसे में माल की कोई हानि हो जाती है किसी प्रकार की, तो वो क्रेता की होगी, बायर की होगी, मतलब आपकी होगी, वो उसकी जो भी जिम्मेदारी है नुकसान की। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या होता है कि जब तक माल हमें नहीं मिला, तो ऐसे में अगर उस माल के साथ कुछ भी होता है तो जो सेलर है वो जिम्मेदार होगा इस चीज के लिए, वो उसकी हानि है, हमारी हानि नहीं है। क्यों? क्योंकि सामान तो हमें मिला ही नहीं अभी तक। मान के चलो मैंने ऑर्डर करी है और मैंने कहा कि मुझे इस कलर की कार चाहिए, अब उन्होंने कहा ये इस कलर की कार है नहीं हमारे पास, हमने कहा ऑर्डर पे लेके आओ, हमें नहीं पता, लेकिन हमें तो ये चाहिए। अब ऐसे में अगर वो कार लेकर आता है, बाई रोड लेके आ रहा है, हाईवे से लेके आ रहा है, एक्सीडेंट हो गया, तो उस कार के जो भी लॉस होगा वो उस पर्सन, उस सेलर का होगा, उस डीलर का होगा, ना कि मेरा होगा, क्योंकि कार अभी तक मेरे हाथ में नहीं आई है, ठीक है। तो ऐसे में ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर सेल हुई है तो जो भी अगर लॉस होगा बेटा माल का तो वो बायर का है, लेकिन अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो ऐसे में जो लॉस होता है वो सेलर का होता है, ना कि बायर का होता है। आगे की बात करते हैं बेटा, विक्रेता द्वारा माल देने में त्रुटि करने पर। अब देखो, एक तो था कि क्रेता ही मना कर दे पैसे देने से, ये पैसे ना दे पाए या आधे दे पाए, पूरे नहीं दे पाए, लेकिन अगर विक्रेता, अगर सेलर अगर आपको माल नहीं दे पाया तो ऐसे में क्या होगा? तो अगर सेल होती है तो इसमें यदि विक्रेता माल देने में त्रुटि करता है तो क्रेता को विक्रेता के विरुद्ध केवल व्यक्तिगत उपचार ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि वह माल के विषय में अन्य उपचार भी प्रयोग में ला सकता है। तो यहाँ तो बेनिफिट हो गया आपको। सेल में क्या हुआ? क्योंकि आप सारी पेमेंट कर चुके हो। अब ऐसे में वो आपको माल या तो गलत पकड़ा दे, अब मान के चलो आपने मांगी अकाउंट्स की बुक, उसने दे दिया आपको इको की बुक और आपने बिना देखे आप लेके भी आ गए पन्नी में डाल के। तो ऐसे में आपके पास क्या क्या है पॉइंट बेटा? आपके पास अधिकार है, जैसे यदि माल किसी तीसरे पक्षकार को बेच दिया गया हो तो वह तीसरे व्यक्ति से भी स्वामी के रूप में माल वापस ले सकता है। यहाँ पर देखो, एक तो ये है कि आप प्राइस तो ले ही सकते हो वापस कि भैया माल रखो और मुझे मेरा पैसा वापस करो, और दूसरा ये है कि अगर आप जिद पर अड़े हो कि नहीं मुझे तो वही चीज चाहिए, तो वो सेलर का दायित्व है कि वो माल कहीं से भी लाएगा और आपको देगा। वो मान के चलो अकाउंट्स की बुक पर लास्ट थी और ऐसे में आपने कहा कि नहीं मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए, मुझे तो अकाउंट्स की बुक ही चाहिए, तो अब ऐसे में वो लायबल है बुक लाने के, वो कहीं से भी लाएगा लेकिन आपको लाके देगा, ठीक है। तो सेल में आपको बेनिफिट हो जाता है, तो एक तो आप प्राइस भी ले सकते हो चाहो तो, या फिर वो वस्तु ही ले सकते हो जिसकी आपने खरीदा था, जिस चीज को आपने। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या होगा? इसमें क्रेता को विक्रेता के विरुद्ध केवल एक व्यक्तिगत उपचार ही प्राप्त होता है, अर्थात हर्जाने के लिए वाद प्रस्तुत करने का अधिकार, क्योंकि माल पर क्रेता का ही स्वामित्व रहता है और क्रेता उसको चाहे तो बेच भी सकता है। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर क्योंकि आपको सामान नहीं मिला और इवन आपने पूरी पेमेंट भी नहीं करी, ठीक है, तो अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो इसी बात आप पैसा तो उससे मांग ही नहीं सकते, सिंपल सी बात है। रीजन क्या है कि क्योंकि आपने जब पेमेंट ही पूरी नहीं करी तो आप अपना पूरा पैसा मांग कैसे सकते हो? मान के चलो आपने 1 लाख रुपए देके 10 लाख की गाड़ी बुक करी, अब आप कह रहे हो कि मुझे पूरे 10 लाख चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, आप अपनी वस्तु लेके मांग सकते हो उससे।
आप सिर्फ अपनी वस्तु मांग सकते हो और आप कहोगे कि भाई मुझे नहीं पता, मुझे अपनी वो गाड़ी चाहिए किसी भी हालत में, कैसे भी लेकर आओ। ऐसे पूरी पेमेंट ले लो, कोई प्रॉब्लम है, आज पेमेंट कर दो, लेकिन मुझे गाड़ी वही चाहिए। अब देखो इसमें डिफरेंशिएट क्या था कि जो सेल था उसके अंदर दो ऑप्शन थे, क्योंकि आप खरीद चुके हो वो सामान, या तो आप पैसा वापस ले लो उससे या फिर वो सामान वापस ले लो, ठीक है। या और अगर हम एग्रीमेंट टू सेल में बात करें तो इसके अंदर आपके पास सिर्फ एक ही चीज है, सिर्फ माल को वापस लेने की, बस। आप चाहते हो कि भाई मेरे को वो माल मेरे को मिल जाए किसी भी तरीके से लेकर आओ, क्योंकि पैसा आप डिमांड कर नहीं सकते क्योंकि पेमेंट आपने करी ही नहीं, राइट। तो ऐसे में आप सिर्फ माल ले सकते हो, लेकिन इसमें आप दोनों ही ले सकते हो, या तो अपना पूरा पैसा ले लो या तो माल वापस ले लो, भले उसने किसी और को भी बेचा हो तो वहां से भी आप वापस ले सकते हो। आगे बात करते हैं बेटा विक्रेता के दिवालिया होने पर। अब जिसको मैंने ऑर्डर दिया वो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब इतनी बड़ी पनौती कि जिसको मैंने ऑर्डर दिया कंप्यूटर बनाने के लिए वही इंसॉल्वेंट हो गया, कह रहा भाई ये दुकान बिक गई, मैं मेरा घर बिक गया, सब कुछ बिक गया मेरा। अब ऐसे में क्या होगा, मान के चलो बच्चे कि अगर सेल हो जाती है, ठीक है, मेरी बात होगी, मैंने उसको पेमेंट कर दी, उसने कहा कि मैं आपको कल तक दे दूंगा, और कल जब मैं गया तो पता चला तो उसने कहा कि अरे ये तो दिक्कत हो गई, राइट। अब ऐसे में क्या हुआ कि मैं कोई पेमेंट कर चुका था और उसने प्रॉमिस कर दिया ठीक है आपको मिल जाएगा, मेरे सामने पास पड़ा हुआ माल। या फिर ये हो सकता है कि उसने उस सामान को बेच दिया हो किसी को गलती से, उसने वो सामान किसी को गलती से बेच दिया हो, या फिर उसने ऑर्डर कर दिया हो, उसने कहा हो कि शाम को आ जाएगा सर, अभी आप पेमेंट कर दो, मैंने पेमेंट कर दी। जैसे मैंने पेमेंट पूरी कर दी इसका मतलब मैंने सेल कर लिया भैया, मैं सेल के अंदर घुस गया इसके अंदर, अब वो मुझे सिर्फ सामान देगा बस, पेमेंट मैं कर चुका हूँ। अब ऐसे में जैसे मैं शाम को गया या जैसे मैं 2 घंटे में गया तो उसने कहा कि भैया मैं दिवाली हो चुका हूँ, ये मेरे आग लगी मेरी दुकान में अभी 1 घंटे पहले और सब कुछ जल भुन के खराब हो गया। अब ऐसे में मेरे पास क्या राइट होगा, अब क्योंकि मैं पेमेंट तो कर चुका था, अब मेरे पास राइट ये होगा कि जो इसका ऑफिशियल जो डिस्ट्रीब्यूटर है उस चीज का, मैं उसके पास जाकर भी वो सामान ले सकता हूँ, और बात मेरी कौन कराएगा, सेलर कराएगा। तो ऐसे में सेल उस दुकान के पास जहां से माल सप्लाई होता है तो सेलर क्या करेगा, वो उसको फोन करेगा कि भाई ये पर्सन आ रहा है, इसको ये सामान दे देना, पेमेंट मेरे को मिल चुकी है, मैं आपको दे दूंगा। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, अगर विक्रेता अगर दिवालिया भी हो गया तभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सामान आपको फिर भी मिल जाएगा आराम से। लेकिन अगर हम बात करते हैं विक्रय का करार, अगर समझौता अगर हम करते हैं तो ऐसे में क्योंकि आप पेमेंट भी पूरी नहीं कर पाते, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपका जो विक्रेता है, जो सेलर है, अगर वो दिवालिया हो जाए बच्चे, तो हम क्या करेंगे बेटा इसके अंदर, तो उसमें हमें क्या राइट गिवन है वो देखते हैं। इसका साफ साफ तौर पे यही मतलब होगा यहाँ पर कि अगर क्योंकि आप पेमेंट तो कर नहीं पाए पूरी, तो ऐसे में आप सामान तो ले नहीं सकते बेटा। क्यों? क्योंकि वो क्या हो गया, दिवालिया हो गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सामने वाला अपने दायित्व को परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा, तो उसमें अब वो भी कुछ नहीं कर सकता, और आप उसको उस सामान की पूर्ति करने के लिए भी वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते कोर्ट के अंदर। तो आपके पास एक ही ऑप्शन होगा कि जो भी आपने पैसा दिया था वो आप उससे ले सकते हो, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते आप। अब आप सामान लेने के लिए नहीं बोल सकते, बाउंड नहीं हो सकते, जब वो क्या हो जाए, दिवालिया हो जाए तब। लेकिन अगर गलती कर जाए बच्चे, लेकिन अगर गलती कर जाए तो ऐसे में आप उससे ले सकते हो सामान। बात आती है बेटा लास्ट वाली, क्रेता की दिवालिया होने पर। ओहो, अब बेटा कस्टमर जो है वो दिवालिया हो गया, तो पहले तो भाई पेमेंट के लिए प्रॉमिस किया और बाद में देने से मना कर दिया, कह दिया कि भैया मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया, भाई मैं क्या करूं। क्या लिखा हुआ, यदि क्रेता दिवालिया हो जाता है तो उसके द्वारा क्रय किया गया माल ऑफिशियल रिसीवर को सुपुर्द करना होगा। कहने का मतलब क्या है बेटा यहाँ पर कि अगर क्रेता अगर दिवालिया है और क्रेता अगर ऑफिशियली किसी को बोल देता है कि भैया ये सामान उसको, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो गया कि क्रेता ने कुछ पेमेंट कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, मतलब कहीं ना कहीं हौच पौच हो गया यहाँ पर। या आप कह सकते हो कि आपसे सहमति थी, उनको पता है भाई पेमेंट हो जाएगी, या जो भी कह लो आप उसे। या आप ये भी कह सकते हो कि सामान उसने बेच दिया बट वो पेमेंट नहीं कर पाया, तो दोनों ही पार्टीज में से कोई भी एक काम अगर हो जाता है तो उसको हम सेल का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस कंडीशन में क्या हुआ कि विक्रेता ने माल दे दिया लेकिन क्रेता पैसे नहीं दे पाया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो सेलर है अब वो अपना माल वापस उससे ले सकता है। क्यों? क्योंकि वो पेमेंट नहीं कर पा रहा। तो वही लिखा ऑफिशियल रिसीवर, ठीक है। तो ऑफिशियल रिसीवर अभी वो दुकानदार होगा, वो दुकानदार उससे माल वापस ले सकता है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या होता है कि क्योंकि अभी तक माल दिया नहीं था,
तो ऐसे में जो सेलर है वो इनकार कर सकता है माल देने के लिए। सेलर कहेगा क्योंकि अब आप पेमेंट कर नहीं पाओगे तो मैं आपको माल नहीं दे रहा। यहाँ पे क्योंकि माल वो देने से इसलिए मना कर सकता है क्योंकि माल अभी उसी के पास है, पर यहाँ पे वो माल बेच चुका है तो इसलिए वो माल वापस ले लेगा, लेकिन यहाँ पर वो देने से ही मना कर देगा कि भैया हम आपको नहीं बेचने वाले, जाओ दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है, तो ये जो हमारा बेटा पॉइंट था वो था हमारा जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का जो डेफिनेशन थी, इसका जो मीनिंग था, उसके फीचर्स हमने पढ़े और उसके बाद हमने पढ़े इसके अंतर, जिसमें हमने डिफरेंशिएट किया है सेल को और एग्रीमेंट टू सेल को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, सेल और एग्रीमेंट टू सेल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कम से कम 80% 70% चांसेस है इसके आने के, और अगर मैं कहूँ कि 100% कभी कभी तो ऐसा होता है कि आएगा ही आएगा, कभी कभी इंटरनल फीलिंग ऐसी होती है कि ये पक्का आएगा क्वेश्चन। अभी के लिए तो नहीं कहूंगा कि हाँ ये कंफर्म आएगा 100%, बट हाँ 80% कंफर्म ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं। किसके बेटा? सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल, इनके डिफरेंशिएट, बस इसके बीच में आने के चांसेस होते हैं। हाँ डेफिनेशन शायद ना भी है लेकिन ये आ सकते हैं। अब बात करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन होगा हमारा माल शब्द को परिभाषित कीजिए। देखो आपका जो एक्ट है वो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तो सेल तो आपको पता है क्या है, लेकिन गुड्स क्या है बेटा? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको इस एक्ट में रखा गया है? तो बहुत ही शॉर्टकट में मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसकी हेडिंग्स पढ़ लेंगे, मेजर मेजर हेडिंग्स। ठीक है, गुड्स जिसको हम माल कहते हैं हिंदी में, गुड्स में इन्होंने उसको इंक्लूड किया हुआ है जो मूवेबल है, मतलब जिनको आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा सकते हो, वो सभी जो वस्तुएं हैं उसको हमने यहाँ पे गुड्स का नाम दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है जो इसमें कई बार आपको कंफ्यूज कर देती है, कि जैसे आपने कहा कि जो फसलें हैं चलो ठीक है वो भी आप काट के दे सकते हो ना, एक स्थान से दूसरे स्थान वो भी जा सकती है। आपका क्या कह सकते हैं कि जो, लेकिन यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो है करेंसी को लेकर। जो आपकी जो नोट है जो अभी करंटली जो चल रही है वो आपकी गुड्स नहीं है, क्यों? क्योंकि वो खरीदने में काम आते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं पुराने सिक्कों की, जो एंटीक पीस हो चुके हैं, अब वो लेकिन गुड्स में काउंट होंगे। क्यों? क्योंकि उससे आप कुछ खरीद नहीं सकते, लेकिन आप पैसा देकर उन सिक्कों को खरीद लेते हो जो पुराने टाइप के हैं। ठीक है, तो जो पुराने सिक्के, पुराने जो नोट है, अब वो क्योंकि वो चलते नहीं अब इस टाइम पे, तो इसलिए उनको हम गुड्स का नाम देंगे। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज जो मूव हो सकती है एक स्थान से दूसरे स्थान, जो भी आपके दिमाग में आ रही है वो सभी गुड्स में काउंट होगी। बाकी अभी हम इसको पढ़ लेंगे कि इसकी कैटेगरी कैसे कैसे डिवाइड की हुई है, तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो चलते हैं अब पढ़ते हैं कि इसके कितने टाइप है गुड्स के बेटा। अगर बच्चे बात करते हैं हम गुड्स के टाइप की, तो यहाँ पर आपको 3 तरीके के गुड्स देखने को मिलेंगे। एक होता है एग्जिस्टिंग गुड्स, जो ऑलरेडी विद्यमान है, मतलब जो आप सेल कर रहे हो या आप एग्रीमेंट से सेल कर रहे हो, तो ऐसे में वो सामान आपके सामने, आपकी नजरों के सामने है, इस दुनिया में वो वजूद उसका है। तो उस एग्जिस्टिंग गुड्स को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, वो बातें पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूचर गुड्स। एक तो वो गुड्स होते हैं जो अभी इस टाइम पे आपके नजरों के सामने हैं, एक वो गुड्स होते हैं जो फ्यूचर में होंगे। जैसे आप खेती कर रहे हो और अभी गेहूं पकने में टाइम लगेगा, तो ऐसे में क्या होगा कि आप वो उनको फ्यूचर गुड्स मान लोगे। या जो मैंने कंप्यूटर का भी एग्जांपल दिया, और कंप्यूटर मेरे आंखों के सामने तो है नहीं, अभी उसका जन्म तो हुआ नहीं, अब जब उसको असेंबल करेगा, सामान लेकर आएगा, तब वो गुड्स बनेगा। तो फ्यूचर गुड्स भी इसमें काउंट होते हैं। फ्यूचर गुड्स को उन्होंने फर्दर कोई डिफाइन नहीं किया, बट हाँ एक एग्जांपल के साथ समझाया हुआ है। उसके बाद होता है बेटा कॉन्टीजेंट गुड्स, जिसको हम बोलते हैं संयोगिक माल। कॉन्टीजेंट बेटा गुड्स जो होते हैं वो वाले गुड्स होते हैं जो किसी संयोग से बनते हैं, जो किसी कंडीशन से बनते हैं बेटा। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या होता है। मान के चलो कि आपने एक कंडीशन लगा दी उस गुड्स के ऊपर, जैसे कि आपने कहा कि अगर ये सामान बाय रोड कल तक मेरे पास आ जाता है तो मैं आपको ये सामान बेच दूंगा, या फिर मैं अभी पता करके आ जाता हूँ गोडाउन में, अगर ये पीस पड़ा होगा तो मैं आपको दे दूंगा। तो ऐसे गुड्स क्या हो जाते हैं बेटा? कॉन्टीजेंट गुड्स हो जाते हैं, संयोगिक हो जाते हैं। इसको अगर आप अलग अलग करोगे तो संयोग आ गया ना बेटा। यहाँ पे संयोग का मतलब क्या हो गया? संयोग का मतलब सिंपल सा है कि अगर ये कंडीशन, अगर ये इंसिडेंट हो जाएगा तो ये सामान आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 तरीके के आपके पास गुड्स है बच्चे। एक है जो पहले से ही इस दुनिया में है, और एक है आपके फ्यूचर वाले, और एक है जो किसी संयोग से आपको मिलते हैं।
अब बात करते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स की, जो पहले से ही विद्यमान है, वो कितने टाइप के है बेटा? वो 2 टाइप के है बच्चे। पहला है बेटा स्पेसिफिक गुड्स। ऐसे में क्या होता है, जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि आपने स्पेसिफाई कर दिया गुड्स को कि भैया मुझे तो यही गुड्स चाहिए, जिसको आपने अच्छे से डिफाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है ए बी से कहता है मैं वही नीली कमीज खरीदूंगा जो आपके शो विंडो पे टंगी है। तो ऑलरेडी जो आपने टांग रखी है जो शर्ट वो ब्लू कलर की, आपने क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया। तो वो एक तो एग्जिस्टिंग गुड्स है जो आपकी नजरों के सामने है, प्लस आपने स्पेसिफाई कर दिया। और एक होता है अनस्पेसिफाइड, जिसको आप कह सकते हो अनअसर्टेन, अनिश्चित माल। अब उसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक ड्रम में से कुछ तेल बेचने का अनुबंध अथवा गोदाम में से कुछ कपड़ा बेचने का अनुबंध अनिश्चित माल की बिक्री का अनुबंध होता है। मान के चलो कि एक पर्सन है जो घोड़े बेचने में डील करता है, घोड़े बेचता है वो। तो उसका जो भी वो लैंड है, जो जमीन है, वहां पे बहुत सारे घोड़े हैं और ऐसे में आप गए, आपने कहा कि मुझे एक घोड़ा चाहिए। तो ऐसे में आपने जिस गुड्स की डिमांड करी है वो अनअसर्टेन है, वो अनिश्चित माल है, क्योंकि आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि मुझे संतरी कलर का वो वाला घोड़ा चाहिए जिसके 2-4 पंख है और 10-8 हाथ है। एक्चुअली तो इमेजिनरी हो गया, बट आपने स्पेसिफाई नहीं किया, राइट। और ऐसे अगर आप किसी ऐसी दुकान पे जाते हो जो तेल में ही डील कर रहा है, अब तेल उसके अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। अब ऐसे में आपने उसको बोल दिया कि मुझे 1 लीटर तेल चाहिए। अब यहाँ पे आपने क्या किया, आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा तेल चाहिए। तो ऐसे जो आपने गुड्स की जो डिमांड करी है उस गुड्स को हम बोलते हैं अनिश्चित माल, ठीक है। अब बात करते हैं फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स में सिर्फ एक ही चीज का एग्जांपल दूंगा, वो है बेटा फसल का, कि फसल आप उगेगी फिर कटेगी। तो ऐसे गुड्स के अगर आप अनुबंध करते हो तो ऐसे में उसको हम फ्यूचर गुड्स कहते हैं। संयोगिक माल का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि किसी संयोग के ऊपर निर्भर करेगा कि अगर ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो मैं आपको माल दे दूंगा। इसमें एग्जांपल बेटा जहाज का बोला हुआ है कि ए ने बी को प्रॉमिस किया या बी ने ए को प्रॉमिस किया कि अगर जहाज से अगर मेरा माल सही सलामत आ जाता है तो मैं आपको सामान दे दूंगा। तो ये हमारे बेटा गुड्स से, और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो था बेटा हमारा सेल का और एग्रीमेंट टू सेल का, और ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लस गुड्स वाला इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, बट हाँ पढ़ने में मजा जो आया होगा बेटा। ज्यादा मेहनत नहीं लगती बेटा याद करने में, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। एक बार पढ़ लेना अच्छे से बेटा, टॉपिक लिख लेना, और हाँ नोट्स बनाना शुरू कर लो। आप भी एक कॉपी लो, साथ साथ जब भी वीडियो देखो कॉपी लो और कॉपी में सारे पॉइंट लिखते चले जाओ। कैसे लिखोगे देखो, जैसे लिखा हुआ है माल शब्द को परिभाषित कीजिए, माल कितने प्रकार के हैं। तो एक तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसके ना ये हेडिंग्स लिखो, बस माल के प्रकार लिखा, फिर उसको फिर ऐसे ऐसे 3 तरीके से लाइन खींची। यहाँ पे आपने लिखा एग्जिस्टिंग गुड्स, यहाँ पे लिखा अनसर्टेन गुड्स, यहाँ पे लिखा कॉन्टीजेंट गुड्स, और इन सभी को इन्होंने अलग अलग डिवाइड कर दिया आपने, ठीक है। चाहो तो उसके बारे में हल्का हल्का ब्रैकेट में लिख सकते हो। इस तरीके मेरा नोट्स बनाओगे, एग्जाम में बहुत बेनिफिट होगा आपको, ठीक है। जब भी वीडियो स्टार्ट करो बेटा इसी तरीके से काम किया करो, वीडियो देखते जाओ और करते जाओ, वीडियो देखते जाओ लिखते जाओ, ठीक है। तो बेटा ये था हमारे नए चैप्टर की पहली वीडियो, और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है बेटा लाइक करो, कमेंट करो, और कमेंट किया करो बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप मुझे अप्रिशिएट करोगे इस चीज के लिए। और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो बच्चे अभी नए आए हैं इस चैनल पे उनको नहीं पता वीडियो कहाँ है, तो मैं इतना कहूंगा बेटा कि जो भी टॉपिक आपको चाहिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड वो सारे वीडियो पहले बन चुकी हैं। आप पुरानी वीडियोस को देखना शुरू करो, पहली वीडियो से देखना शुरू करो, और धीरे धीरे एंड तक आओ, और आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे जो भी आपने पूछे हैं। क्योंकि लास्ट इतनी वीडियो से मैंने पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ही बताया है। जो ऑलरेडी देख चुके हैं वीडियो उनको पता होगा कि कितनी ज्यादा वीडियो बन चुकी थी उस चैप्टर की। फिर भी उसमें आई थिंक 1-2 टॉपिक रह गए, वो बाद में देख लेंगे, अभी नहीं। तो आप अगर नए हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सारी वीडियो देख लो बेटा, स्टार्टिंग की जितनी वीडियो चाहिए आप देखो, थंबनेल में आपको स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर लिखा होगा, देन उसके बाद उसका टॉपिक लिखा होगा, उस टॉपिक उस वीडियो को क्लिक करो, उनमें जितनी नॉलेज है वो सारी आप ले सकते हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए। तो बेटा अगर वीडियो अच्छी लगे बेटा सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करो बेटा जितने ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप में जितना कर सको।
चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो बच्चे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।